So then let's start. जी, अभी आपको फुल स्क्रीन शो हो रहा है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। जी, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशंस की थी रिगार्डिंग इंटरनल फ्लो, उससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? No? Okay. Then let's continue with the convective heat transfer for internal flow systems when the flow is inside some geometry. तो उसकी कुछ बेसिक डिस्कशन की थी and unfortunately we couldn't complete the whole section in the previous lectures. So let's complete the missing section. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो दैट वी आर क्लियर कि जो इंटरनल फ्लो अगर इन्वॉल्व होता है तो उसमें हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके ये फंडामेंटल्स हम प्रीवियसली डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एग्जांपल में जाने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग अगेन कि इंटरनल फ्लो के केस में आप दो तरह के प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन इज व्हेन वी हैव a constant heat flux. Let me open the pen. कांस्टेंट हीट फ्लक्स एक इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जहाँ पे ये सरफेस से एक जो हीट रेट है एक कांस्टेंट रेट के साथ हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड और बैक फ्रॉम फ्लूइड टू द सरफेस इन एनी केस। एक तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर सरफेस को फुली इंसुलेट किया हुआ है और जो सिस्टम है उसको एडियाबेटिक बनाया हुआ है। Even in that case we can talk about the constant heat flux for adiabatic systems. Another type of the problem can be कि जहाँ पे जो surface का temperature है that is fixed at a constant number rather than heat supply at a constant rate. ये जो surface का temperature Ts हो, ये Ts somehow ये constant है और ये कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में हो सकता है कि जहाँ पे फेज चेंज हो रहा हो अलोंग द सरफेस। फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन हो रही हो, इन दैट कंडेंसेशन प्रोसेस जो हीट रेट है वो तो इन्वॉल्व होगा, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है या हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो तो इन्वॉल्व होगी, लेकिन ड्यू टू फेज चेंज जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह सकता है। So we may have these two kind of problems for internal flow. लेकिन दोनों के केसेस में जो कैलकुलेशंस हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हैं। That's why we have to consider two cases separately. जो कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस होगा उसमें जो सरफेस टेम्परेचर है और मीन फ्लूइड टेम्परेचर है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है देन ऑलरेडी फुली डेवलप्ड फ्लो में जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है फॉर इंटरनल सिस्टम्स, इंटरनल फ्लो सिस्टम्स वो कांस्टेंट है। देन वी कैन से दैट कि जितना भी हीट ट्रांसफर होगा वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन सरफेस एंड द मीन फ्लूइड टेम्परेचर। सो ये डायरेक्टली इस तरह से रिलेट करेगा। सो दिस इज रिलेटिवली इजियर टू सॉल्व क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस इन सरफेस टेम्परेचर और जो जो मीन फ्लूइड टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर जो ड्राइविंग फोर्स है डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम द लीडिंग एड टू द अदर एड ये कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि सरफेस टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है
or mean fluid temperature, it has to vary because of the heat transfer from the surface to fluid or back from fluid to the surface. It has to vary. अगर ये वेरी करता है और सरफेस का टेम्परेचर फिक्स रहता है, देन द डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेम्परेचर एंड मीन फ्लूइड टेम्परेचर इट डज नॉट रिमेन द कांस्टेंट, और वो डिफरेंस बेसिकली फ्रॉम द लीडिंग एज टू द अदर एंड वो बेसिकली डिक्रीज करता रहता है. नॉन लिनियरली अगर डिक्रीज करता रहता है, देन टू use this equation we have to have the information of the point of the x value or of the location कि जहाँ पे हम rate of heat transfer को या heat transfer flux को calculate कर रहे होंगे. We have to have the information of the location. That is not really required in most of the practical applications. For practical applications, we are more concerned about the global numbers, overall numbers, rather than the point numbers at any individual location. So then in such a case, we can have the Newton's law of cooling. लेकिन Newton's law of cooling की applications के लिए we have a constant surface area if the geometry is fixed. But for practical applications, we have to have an average value of the heat transfer coefficient. क्योंकि जो temperature difference है वो vary करता रहता है from the leading edge. तो टेम्परेचर की वेरिएशंस के साथ जो प्रॉपर्टी है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. इन दैट केस वी हैव टू हैव द एवरेज वैल्यू. बट मोर इम्पोर्टेंटली जो डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, दैट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द मीन फ्लूइड टेम्परेचर. rather we have to have a logarithmic mean of the temperature difference. वो logarithmic mean जो जिसको LMTD log mean temperature difference या delta T LM और LN in any case, वो हम basically determine करते हैं basically inlet temperature minus exit temperature divided by natural log of surface minus exit divided by surface minus inlet temperature. हम इस तरह से उसको logarithmic mean को determine करते हैं. So these are two different cases. Whenever you have to deal with any problem related to internal flow, you have to consider these two different cases separately. Whether the surface heat transfer rate or the surface heat flux, that is the constant property, or the surface temperature is the constant parameter. So जो भी constant होगा temperature और heat flux, तो उसी के accordingly जो mathematics है वो consider करनी पड़ेगी. तो हैविंग सेड दैट ये नसल नंबर की जो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं. सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरनल फ्लो. जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? जी अली, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है आवाज. चलो ठीक जी. देन लेट्स सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरनल फ्लो. और वो प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. A system for heating water from an inlet temperature of 20 degrees Celsius to an outlet temperature of 60 degrees Celsius. So we have to heat up the water from 20 to 60 degrees Celsius. And it involves passing the water through a thick wall. So consider कि यहाँ पे जो वाल की थिकनेस है, समटाइम दैट इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर. अगर वो थिन वाल हो तो थिन वाल के केस में इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर हम मोर लेस इक्वल ले लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं डिफरेंस. लेकिन अगर थिक वाल हो, इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर के दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, देन जो हीट ट्रांसफर एरिया की कैलकुलेशंस हैं उसमें हमें क्लियरली इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. So in this case, it's a thick walled tube having inner and outer diameter 20 and 40 millimeter. So this is given. Further, the outer surface of the tube is well insulated. That means कि जो outer surface होगी उसके बाहर कोई ऐसी insulation layer लगाई हुई है and it made the system adiabatic. ठीक है, insulation करके system को adiabatic बना दिया है कि from the outside कुछ भी heat flow जो होगा वो नहीं हो सकता.
So that's a adiabatic situation or application of insulation layer at the outer surface of the tube. But electrical heating within the wall provides a uniform generation rate of 10⁻⁶ watt per meter cube. क्योंकि वाटर का टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 60 डिग्री सेल्सियस तो रेज करना है और एक्सटर्नली उसको इंसुलेट किया हुआ है, देन इट हैज़ टू बी हीटेड अप बाय सम अनदर सोर्स, और वो ये है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाई की हुई है. Electrical heating is not from the surrounding to the system but within the thickness of the wall. ये जो 20 और 40 मिलीमीटर का डिफरेंस है, 20 मिलीमीटर थिक वाल है, उस थिक वाल के अंदर ही कोई इलेक्ट्रिकल हीटर समवेयर हियर ये अप्लाई किया हुआ है. और ये इलेक्ट्रिकल हीटर इफ वी कंसीडर कि दिस इज ऑल द सिस्टम फ्रॉम द आउटर सरफेस फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, ये सारे का सारा अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम का पार्ट है ये इलेक्ट्रिकल हीटर, देन इंटरनली विद इन द सिस्टम हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोसेस. तो दिस इज एनर्जी जनरेशन विद इन द सिस्टम इफ वी कंसीडर कि जो इलेक्ट्रिकल हीटर है वो विद इन द सिस्टम इन्वॉल्व है. सो उसका वॉल्यूमेट्रिक यूनिट के साथ है कि जो हीट जनरेट होगी दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ वाट पर मीटर क्यूब. सो इस हीट जनरेशन की वजह से जो इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है एट अ सर्टेन फ्लो ऑफ वाटर 0.1 kg per second, वो हीट अप हो जाता है टू द आउटलेट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस. So having all this information, what we have to calculate is how long must the tube be to achieve the desired outlet temperature. ये जो ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए ताकि आउटलेट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन हो जाए. रिमेंबर जो आप इससे पहले जो कैलकुलेशंस करते रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्राइकोमेट्री में अगर कैलकुलेशंस की हैं या उसमें थर्मोडायनामिक्स में कैलकुलेशन की, स्पेसिफिकली जो थर्मोडायनामिक्स में कैलकुलेशंस की हैं उसमें सिंपली हम एनर्जी बैलेंस इन्वॉल्व करते हैं. वी हैव नेवर कंसिडर कि अगर एनर्जी बैलेंस है उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, then how much length of the pipe or length of the geometry is required to completely transfer the energy and achieve the system at equilibrium state. We have never discussed in the thermodynamics. लेकिन यहाँ पे हमें डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है कि इट्स ओके एनर्जी बैलेंस है कि जितनी एनर्जी जनरेशन होगी विद इन द सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सोर्स, इफ दैट हीट इज transferred to the fluid to achieve 60 degrees Celsius, then what length of the geometry is required to attain that equilibrium or attain that heat transfer. तो वो लेंथ की कैलकुलेशंस हैं. तो उसके लिए दोनों टाइप की जो थर्मल एनर्जीज हैं वो इन्वॉल्व होंगी. So that's the first question. Second question is, if the inner surface temperature of the tube is 70 degrees Celsius, इनर सरफेस टेम्परेचर जो है जो कि डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट है विद द फ्लूइड एट द आउटलेट, ठीक है, आउटलेट पे जो सरफेस टेम्परेचर है इनसाइड द वॉल आर एट 20 मिलीमीटर डायमीटर, इफ दैट्स अ 70 डिग्री सेल्सियस, then what is the local convection heat transfer coefficient at the outlet. तो यहाँ पे आउटलेट पे जो लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट Hx होगा at certain length L, because we have crossed all the length from the leading edge to the outer area edge. तो वहाँ पे जो लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. So ये दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें कैलकुलेट करने वाले. जस्ट टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट कि दोनों में क्या सोल्यूशन स्ट्रैटेजी की अप्लाई करनी पड़ेगी कि फर्स्ट केस में जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो कैलकुलेट कर सकें, और सेकंड केस में लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट द आउटलेट्स एंड एट द इनर एज और द इनसाइड डायमीटर जो कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स टेक अ कपल ऑफ मिनट्स एंड डेवलप सम स्ट्रैटेजी कि ये दोनों कैलकुलेशंस कैसे प्रोसीड करेंगे. I'll be back. Take some time and develop some solution strategy. Excuse me, sir. Hello.
जी समझ आया कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को? हेलो, क्लास छोड़ के बाहर तो नहीं गए आप लोग? नो सर। अब्दुल रहमान 120505, आर यू देयर? Ali Ahmed CHE 523, are you there? यस सर प्रेजेंट। Asad.N 2721, are you there? यस सर। Khadija Shams 718, Yes, sir. Rao Kashi 786, no? Shazil Shazil Ali 1234, यस सर। Walid Khan Khosa 501. Yes, sir. Okay, so try किया आपने solve करने का, and if you figured out how to solve this. So then let's solve the problem. इसको सॉल्व करने के लिए जो प्राइमरीली चीज आई है, एक्चुअली दो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब फॉर विच द आउटलेट 6 डिग्री सेल्सियस कैन बी अटेन्ड. एक ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व है एंड दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसके लिए दो तरह का हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है. एक वो है जो सिस्टम के जो थर्मल कंटेंट है उनमें चेंज है, and that changes from 20 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. And we want to determine how much heat is required to bring this change from 20 to 60 degrees Celsius. Then we can simply apply the thermal equation mCp delta T. So we know the flow rate. We can determine the heat capacity value at average temperature, average of 20 and 60 degrees Celsius. Or if that's not the case, then we can integrate the heat capacity value, Cp value, from 20 to 60 degrees Celsius. So both will work. एक heat transfer ये involved है. Second जो heat transfer involved है, that is the heat transferred from the source to the fluid. और जो सोर्स है वो एनर्जी जनरेशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल हीटर की फॉर्म में है. सो उसके नंबर भी दिया हुआ है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो हीट जनरेटेड है दैट इज 10⁻6 वाट पर मीटर क्यूब. अगर ये 10⁻6 वाट पर मीटर क्यूब एनर्जी जनरेशन है, इफ वी कैन ट्रांसलेट दिस एनर्जी जनरेशन इनटू द हीट ट्रांसफर रेट जो कि फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड हो रहा है because of the convective heat transfer. If we can figure out this convective heat transfer from the heat generation, consider that the heat generation is uniform throughout the surface. तो हम बेसिकली कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को और जो थर्मल एनर्जी चेंज है बाय एमसीपी डेल्टा टी, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कंसीडरिंग देयर इज नो लॉस इन द हीट टू द सराउंडिंग बिकॉज ऑफ द परफेक्ट इंसुलेशन अप्लाइड एट द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब. तो हम बेसिकली ये दोनों हीट ट्रांसफर्स को या हीट कंटेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं. एंड इंट्रिंसिकली जो हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन है दैट इन्वॉल्व्स द ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, और उस ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन में लेंथ ऑफ द ट्यूब भी इन्वॉल्व होगी. सो देन वी कैन अप्लाई दिस मेथडोलॉजी कि हीट जनरेशन, इफ दैट हीट जनरेशन इज इक्वल टू energy generation is equal to the heat transfer due to convective heat transfer mode. तो ये दोनों अगर हम अप्लाई कर लें
तो हम इजीली सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वो किस तरह से कि जो एनर्जी जनरेशन है, एनर्जी जनरेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम इफ दैट इज 10⁶ watt per meter cube, and we want to calculate heat transfer rate, then we simply need to multiply by the volume by which this heat is being generated. और वो volume pi by 4 जो because it's within the thickness of the wall, so we need to have the thickness of the wall square, that is d naught square minus di square, outer dia minus inner dia, इसका square है. If we multiply with the length of the pipe, then we have this volume of the tube, लेकिन सिर्फ thickness के केस में, not the volume of the whole tube, not the volume of the inside diameter जो flow volume है, rather this is the volume of the thickness जिसमें heat generation हो रही है, if that heat generation is uniformly distributed throughout the length of the pipe. So ये volume से multiply करेंगे तो then we can have the heat generation rate in terms of watt. So this heat generation rate per unit, this heat generation rate is equal to the heat carried by the fluid or heat transferred to the fluid, और उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आउटर टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस कितना जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट एडिशन, एंड टाइम्स द फ्लो रेट टाइम्स द हीट कैपेसिटी वैल्यू. सो अब इसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, flow rate of the fluid is given, we can determine the heat capacity value of the fluid from the thermophysical properties. This is given, outlet is 60 degrees Celsius, inlet is 20 degrees Celsius, and on the other side, outer diameter 40 millimeter, inner dia is 20 millimeter. This heat generation per unit volume is given 10⁶ watt per meter cube. This is simply pi, and we need to calculate this length. So we can rearrange this whole equation and input all the available information, and we'll end up with the value of 17.7 meter. So to achieve 60 degrees Celsius outlet temperature with given inlet and outlet diameters and the flow rate of the fluid, we have to have 17.7 meter length of the pipe so that we can achieve outlet temperature of 60 degrees Celsius. अगर ये लेंथ ऑफ द पाइप 17.7 से कम होगी तो ये 60 डिग्री सेल्सियस अटेन नहीं कर सकेंगे. इट विल बी लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच लेंथ वी डू हैव, और उसके अकॉर्डिंगली ये टेम्परेचर जितना अटेन होगा वो आउटलेट टेम्परेचर बन जाएगा. So this is how we can calculate the length of the pipe to attain the specified 60 degrees Celsius at the outlet of the pipe. So this is a way to calculate length of the pipe. Is this clear to everyone? सर सर जो हमने डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लिया वो डिग्री सेल्सियस में है और जो सीपी है उसमें केल्विन है, तो सर यूनिट्स कैंसिल कैसे होंगे? यहाँ पे जो डिफरेंस है, दिस इज difference between two temperatures, so it doesn't matter it's Kelvin or it's a degree Celsius. So अगर Kelvin में भी करते हैं तो you figured it right, but calculation में उसका effect नहीं होगा. So in Kelvin it will be 60 plus 273 minus 20 plus 273. So at that we will have 40 Kelvin or degree Celsius, it doesn't matter. So the difference in temperature, whether it's in Kelvin, whether it's in degrees Celsius, it will be the same. But you are right. To have a uniform unit, we have to have this unit in Kelvin rather than degrees Celsius. But at the end, you will have the same result. Right? Okay, sir. So if you are expert enough, तो आप इस तरह से calculate कर सकते हैं. बट आई डू रिकमेंड कि आप यूनिफॉर्म यूनिट्स में इसको ट्रांसलेट कर लें पहले, उसके बाद कैलकुलेशन कर लें. तो प्रैक्टिकली आउटलेट जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो 17.7 मीटर ही होगा, वेदर यू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस और इन टर्म्स ऑफ केल्विन. ठीक.
So जो second question था that was calculation of local heat transfer coefficient. Sorry, local convection heat transfer coefficient. इसकी कैलकुलेशन करनी है और उसकी कैलकुलेशन के लिए जो एक इंफॉर्मेशन गिवन है वो है आउटलेट ऑफ द पाइप पे जो इनर डायमीटर होगा या इनर सरफेस होगी उसका टेम्परेचर गिवन है and that is 70 degrees Celsius. So with given that information, if you go back again to the Newton's law of cooling, जो heat transfer flux होगा due to convection, and that is equal to heat transfer coefficient times the difference in temperature. And this time, if we're not moving into this direction, rather we are talking about this lateral direction over here, this cross section direction. क्योंकि अब heat transfer coefficient की calculation है, अब for the calculation of heat transfer coefficient we have to have the information कि जो surface का temperature है और जो fluid का temperature है इन दोनों के बीच में difference क्या है. If we have 70 degrees Celsius over here and 60 degrees Celsius of the fluid temperature, then we are talking about the difference of 70 and 60 rather than this 20 and 60 or this 20 and 70. So सारी की सारी calculation अगर यहाँ पे involve है, so we need two temperatures and one is the surface temperature at the outlet and the other one is at the same location the fluid temperature. So इन दोनों की calculation involve होगी यहाँ पे. So that's why heat transfer flux at the outlet is equal to the convective heat transfer coefficient times the difference of the two temperature और वो basically है surface temperature and the fluid temperature at the outlet. So इसमें calculate करना है heat transfer coefficient, surface temperature और जो fluid temperature है वो दोनों given है. This is 70, this is 60. लेकिन in as it is जो heat transfer flux है वो given नहीं है. लेकिन उसी पॉइंट पे जो heat transfer flux की बजाय जो heat of generation है वो available है per unit volume. और उसको पर यूनिट वॉल्यूम की बजाय अगर पर यूनिट एरिया में कन्वर्ट कर लें उसी इंफॉर्मेशन को, पर यूनिट वॉल्यूम इज 60 वाट पर मीटर क्यूब. अगर इसी 60 वाट पर मीटर क्यूब को पर यूनिट एरिया की फॉर्म में अगर ट्रांसलेट कर लें देन वी हैव द हीट ट्रांसफर फ्लक्स. लेकिन वो पर यूनिट एरिया अगेन इट विल बी इन द डायरेक्शन ये वाला इस डायरेक्शन में होना चाहिए. जो एरिया की कैलकुलेशन है वो इस डायरेक्शन में होगी. Otherwise, for the same geometry, you can have multiple areas. एक होगा इसका inlet inside flow area होगा. And for inside flow area, you can calculate pi di square. ये inside flow area. This is not the area that we are talking about in this case. In this case, we are talking about the surface area, जिसमें ये heat transfer flux involve होगा, and that is in this direction. So इसी डायरेक्शन में अगर ये वॉल्यूम है थ्रू आउट दिस वॉल्यूम अगर हीट ट्रांसफर जनरेट हो रही है हीट जनरेट हो रही है उसमें ये सरफेस एरिया ले लें जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड देन वी विल एंड अप विद द कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. और उसके लिए अगर जनरेशन को जो हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया है पाई डी आई टाइम्स एल जो circumference times the length, that is the surface area of the tube. लेकिन वो surface of the area is not with the outside diameter, rather it's the inside diameter. क्योंकि जो temperature of the surface है, this is at the outlet, but at the inside, not at the outside, at the outer diameter. तो बाहर inside जो temperature होगा wall का वो different होगा, आउटसाइड वाल का टेम्परेचर डिफरेंट होगा क्योंकि जो हीट का फ्लो है दैट इज फ्रॉम दिस वाल टू द फ्लूइड और इनसाइड फ्लूइड है जो कि लोअर टेम्परेचर पे पास कर रहे हैं. सो दैट देयर विल बी डिफरेंस इन द टेम्परेचर एट द इनसाइड ऑफ द वाल एंड एट द आउटसाइड ऑफ द वॉल. सो हियर वी नीड द इनसाइड डायमीटर. सो ये अगर जो पाई डी आई एल से अगर डिवाइड कर लेते हैं उसी जनरेशन को देन वी विल एंड अप विद द हीट ट्रांसफर फ्लक्स. So इसी heat transfer flux की calculation है and we will end up with this number 1.5 into 10 to the power 4 watt per meter square.
Given that the heat transfer surface heat transfer flux is given, so we can divide with the temperature difference to calculate the heat transfer coefficient, that is 1500 watt per meter square per Kelvin. So this is the desired result for the second question. Is that clear? सर ये जो फ्लक्स निकाला ये सर ये थ्रूआउट दी वॉल सेम रहेगा? जी ये फ्लक्स थ्रू आउट द वॉल सेम रहेगा, थ्रू आउट द वॉल ये सेम रहेगा, क्योंकि उसके लिए बेसिक अजम्पशन ये होगी कि जो हीट जनरेशन है दिस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप। तो जो हीट ट्रांसफर फ्लक्स होगा फ्रॉम द वॉल टू द फ्लूइड ये भी यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप। सर अगर ये किसी और जगह पे एच निकालें लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो चेंज आएगा क्योंकि वहां पे फिर टी चेंज हो जाएगी इसलिए। सॉरी अगेन। मतलब सर अभी हमने एंड पे निकाला लास्ट पे, अगर हम मिडल ऑफ द पाइप निकालते हैं कि वहां पे क्या एच होगा तो वहां पे क्योंकि टी चेंज होगा उस वजह से एच भी फिर चेंज हो जाएगा। जी जी वहाँ पे एच भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पे एच भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंटली ये है कि ये जो लेंथ यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं ये लेंथ शायद ये एल इसी तरह से नहीं लेंगे, बेसिकली हम उस लेंथ तक जाएंगे जो एक्स की डायरेक्शन में होगी। सो इट विल बी एक्स। तो पूरी कैलकुलेशन में जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा वो डिफरेंट होगा। जो हीट फ्लक्स है दिस इज द सेम, लेकिन ये जो सरफेस टेम्परेचर है अज्यूमिंग कि ये सरफेस टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो फ्लूइड का टेम्परेचर मीन फ्लूइड टेम्परेचर है ये सेम नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट। दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बैलेंस्ड बाय दिस टेम्परेचर। ये चीज तो थ्रू आउट दिस जो लेंथ ऑफ द पाइप है ये सेम अज्यूम की जाएगी। जी सर। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें कि ये प्रीवियसली जो दो केसेस डिस्कस किए थे उसमें से ये कौन से वाला है, तो ये फर्स्ट केस है जिसमें कांस्टेंट हीट फ्लक्स इन्वॉल्व है। जो कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर अगर इन्वॉल्व होता है इसमें तो फिर इसकी कैलकुलेशन लॉगरिथमिक मीन के साथ होनी थी rather than simply difference of the temperatures। सर सर ये जोन सा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसके अंदर वो लास्ट में कहता है कि हमारा जोन सा आउटर सरफेस टेम्परेचर है वो सर वो कह रहा है वो 70 डिग्री सेल्सियस है हमारी सरफेस का टेम्परेचर आउटर पे जाके, लेकिन सर जब हम उस पॉइंट से पीछे की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ सरफेस का टेम्परेचर सर कम होगा या ज्यादा होगा जिस तरह भी, लेकिन सर फिर अगर वहाँ टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो सर वहां से भी तो हीट ट्रांसफर होगी ना। हीट तो बेसिकली जो थ्रू आउट द पाइप है उसमें हीट तो सारी पाइप में से ट्रांसफर होगी है। अगर ये वाली ट्यूब है यही प्रॉब्लम है, इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो तो यहाँ से भी होगी यहाँ पे भी होगी, ये सारे जो पॉइंट हैं सारी लेंथ पे हीट ट्रांसफर हो रही होगी, क्योंकि उसके लिए हमने इनिशियली अज्यूम कर लिया कि जो हीट जनरेशन है ये सारी लेंथ में हो रही है और सारी लेंथ में पर यूनिट वॉल्यूम ये यूनिफॉर्म है। इट मीन्स कि अगर हीट जनरेशन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो हीट ट्रांसफर होगी ना फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड, अदरवाइज तो आपका ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये रेज ही नहीं होगा, ये यूनिफॉर्मली रेज होता जाएगा फ्रॉम द 20 टू 60। ये इनलेट से आउटलेट जो टेम्परेचर में चेंज है ये यूनिफॉर्मली बेसिकली वेदर इट विल बी लीनियर और नॉन लीनियर दैट्स अ सेकंड क्वेश्चन, लेकिन जो चेंज होगी ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप होगी। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम 1 मीटर के डिस्टेंस में है, फर्ज किया आखिर में नहीं पहुंचे, हम ट्यूब के दरमियान में है, तो सर वहाँ हमारा एनर्जी जनरेशन तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट रह रहे हैं ट्यूब के अंदर, वो जो हीटर के जरिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ कांस्टेंट रह रहा है तो हमने कहा कि हमारा आउटर पे जाके हमारा टेम्परेचर हुआ है ट्यूब का वो 70 डिग्री सेल्सियस हुआ है, लेकिन जब हम पीछे आएंगे तो सर जो सा वो टेम्परेचर है हमारी ट्यूब का तो वो सर मे भी हो सकता है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस हो। तो सर अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस है और आगे वाला टेम्परेचर हमारा वो 70 डिग्री सेल्सियस है तो सर ये नहीं होगा कि 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा विद रिस्पेक्ट टू 50 डिग्री सेल्सियस। नहीं ऐसे नहीं होगा। बेसिकली हीट ट्रांसफर जो इन्वॉल्व होगा वो बेसिकली इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होगा कि जो फ्लूइड का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर उन दोनों में डिफरेंस कितना है।
अगर आप उसकी प्रोफाइल रीड करें ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फुली डेवलप्ड फ्लो, तो फुली डेवलप्ड फ्लो में ये सरफेस का टेम्परेचर है और ये फ्लूइड का टेम्परेचर है, ठीक है। दोनों के बीच में जो यस डिफरेंस है वो डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो जो हीट फ्लक्स है बेसिकली वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक सर। अज्यूमिंग दैट द फुली डेवलप्ड फ्लो में जो लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके सर। ठीक, हाँ जी। जो हीट ट्रांसफर है वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स पे डिपेंड करेगा। ड्राइविंग फोर्स इसमें चेंज नहीं हो रही, डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा, तो इसी वजह से जो बेसिकली हीट ट्रांसफर रेट होगा वो वो कहीं कम नहीं होगा, कहीं ज़्यादा नहीं होगा, बेसिकली वो यूनिफॉर्मली हीट ट्रांसफर होती रहेगी। ओके सर। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के कैलकुलेशन में, स्पेसिफिकली बट इन जनरल फॉर ऑल हीट ट्रांसफर कैलकुलेशंस फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और वो है कॉन्सेप्ट है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, हमने मिड टर्म से पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें रेजिस्टेंस नेटवर्क डिराइव किया था कि अगर हीट ट्रांसफर फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है और उसमें फॉर एग्जांपल मल्टीपल लेयर्स हैं जिसमें कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है, या फ्लूइड की मल्टीपल लेयर्स हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व हो रहा है। पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट्स नॉट कन्वीनियंट कि हम हर हीट ट्रांसफर मोड को सेपरेटली डील करें। रेदर अगर हम उसको एवरेज आउट कर लें, उसमें जो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है उसको सम अप कर लें, और जो ओवरऑल कैलकुलेशन है उसके लिए कुछ एम्पिरिकल नंबर्स हम डिराइव कर लें, दैट मेक्स लाइफ मच ईजियर। सो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए कि जहाँ पे जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी हो और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर भी हो, प्लस समटाइम रेडिएटिव हीट ट्रांसफर भी इन्वॉल्व हो जाता है, then rather than using their governing laws, we rather to have another strategy जो कि हमने कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज किया है। That's a simplified form for any calculation related to heat transfer through convection। लेकिन अगर ये हम एक्सटेंड कर लें कि जिसमें ग्रेडियंट्स ना कैलकुलेट करने के पड़े, जैसे कि हमें कंडक्टिव हीट ट्रांसफर में करनी पड़ती हैं, टेम्परेचर पार 4 की कैलकुलेशंस ना करनी पड़े जो कि रेडिएटिव हीट ट्रांसफर में करनी पड़ती हैं। रादर इफ वी हैव अ सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन कि सिर्फ डेल्टा टी हो हमारे पास, हम सरफेस एरिया देख लें या हीट ट्रांसफर एरिया देख लें और उसमें एक एम्पिरिकल नंबर इन्वॉल्व कर दें जो कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो रेजिस्टेंसेस हैं टू द हीट ट्रांसफर उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो, देन वी कैन एंड अप विद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्स। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में जो इन्वॉल्व पैरामीटर, ये जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, if we have multiple phenomena involved in there, तो उस जेनेरिक या ओवरऑल या एवरेज्ड आउट जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसको हम कह देते हैं कि दिस इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन आप रिलेट करवा सकते हैं कि लेट्स से वी हैव दिस फिनोमिना कि जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द फ्लूइड टू द वॉल, और वाल बेसिकली 2 लेयर्स में है, ठीक है। दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट है। हर प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होगी टू द हीट ट्रांसफर वो डिफरेंट होगी। एंड देन ऑन द अदर एंड वी हैव अनदर फ्लूइड, तो यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा। सो वी हैव वन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ओवर हियर, वन कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ओवर हियर, एंड कंडक्टिव ओवर हियर, एंड कंडक्टिव ओवर हियर। सो इस तरह के केस में we choose to have again application of Newton's law of cooling, but practically जो Newton's law of cooling की application है वो सिर्फ यहाँ पे होगी और सिर्फ यहाँ पे होगी जहाँ पे convective heat transfer हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो conductive heat transfer हो रहा है, conductive heat transfer को भी अगर किसी तरह से हम relate करवा लें कि ये Newton's law of cooling को follow कर सकता है, that practically does not, वो Fourier's law of heat transfer को ही follow करता है because of the conductive phenomena। लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर लें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ, तो जो थर्मल कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। सो उसके लिए बेसिक नेटवर्क वही जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है वही अगर ड्रा कर लें वापस, तो रेजिस्टेंस नेटवर्क में
we have one resistance that correspond to the convective heat transfer over here, two resistances that correspond to conductive heat transfer within the two walls, and another resistance corresponding to convective heat transfer on this side. तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने उसको डिफाइन किया हुआ है कि रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्टिव इज 1/heat transfer coefficient times area. For conductive heat transfer it's length over conductivity times area. ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से हम ये सारे रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लें और उसमें से जो टोटल हीट ट्रांसफर रेट है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस इज नथिंग मोर देन द डिफरेंस इन टेम्परेचर, जो कि बेसिकली एंड टू एंड टेम्परेचर डिफरेंस है। दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर दोनों के बीच में डिफरेंस है, एंड ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इन्वॉल्व्ड विद इन दीज टू टेम्परेचर लेवल्स और विद इन दिस ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। और वो टोटल रेजिस्टेंस वो हम डिवाइड कर लेंगे, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ convective plus this conductive plus this conductive plus this convective resistance। इन चारों का सम जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली दो फार्मूलेशंस हैं। ये वो फार्मूलेशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस में हम डिस्कस करते रहे हैं। एंड अनदर फार्मूलेशन इज दिस वन, जो कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में जिसकी कैलकुलेशंस की हैं। The rate of heat transfer due to convective mode is simply equal to HA delta T। और वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अगर H को ख़त्म कर दें फॉर दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, तो हम उसको अनदर टर्म्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दे H जो है, अगेन रिमेंबर जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, दिस इज नॉट द फ्लूइड प्रॉपर्टी। वी हैव बीन टॉकिंग दिस अगेन एंड अगेन। Thermal conductivity is the fluid property, but the heat transfer coefficient is not the material property. It depends on the application and the operational parameters। तो वो ऑपरेशनल पैरामीटर्स और ज्योमेट्री और वो सारों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो H की बजाय फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अगर हम सारे मोड्स के लिए एक्सटेंड कर दें, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रिगार्डलेस ऑफ द हीट ट्रांसफर मोड। तो तब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, लेट्स मल्टीप्लाई विद द ज्योमेट्रिक पैरामीटर हीट ट्रांसफर एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू 1/r total। So this U is termed as the heat transfer coefficient, overall heat transfer coefficient. So this U involves all the resistances that are being faced by the heat transfer। कि वो doesn't matter कि वो conductivity की limitations की वजह से हैं या convective heat transfer की वजह से हैं या वो radiative heat transfer की वजह से, जितनी भी resistances heat transfer को आएंगी सारों को हम average out करके सारों को involve करके बेसिकली हम उसका जो मल्टीप्लाई कर लेंगे जो 1 टोटल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे ड्राइविंग फोर्स के साथ, देन वी कैन डिटरमिन कि टोटल हीट ट्रांसफर कितनी हुई है बाय इन्वॉल्विंग ऑल द रेजिस्टेंसेस फॉर द हीट ट्रांसफर फ्लो। सो ये जो पैरामीटर है फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस rather than talking about the conductivity value and talking about the local heat transfer coefficients, and rather than talking about the emissivity value of the materials कि जो रेडिएटिव हीट ट्रांसफर में होती हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अगर आप जो हीट एक्सचेंजर्स हैं अगर उसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो और उसका डिज़ाइन करना चाहते हैं फॉर डिज़ाइन एप्लीकेशंस, और एक रनिंग हीट एक्सचेंजर है उसकी परफॉर्मेंस को आपने एवेलुएट करना है कि रादर वो अपने फुल परफॉर्मेंस पे ऑपरेट कर रहा है या उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो यू कैन सिंपली डिटरमिन कि उस हीट ट्रांसफर के साथ और डेल्टा टी के साथ whether we are having the same overall heat transfer coefficient ये किसी तरह से चेंज हो गया। और एक फ्रेश अगर हीट एक्सचेंजर को रन किया है एंड यू हैव सम स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स अगर उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो रिड्यूस कर गया है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑपरेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर। वो ये हो सकता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है हीट ट्रांसफर को वो किसी तरह से इंक्रीज कर दी है, और वो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है यहाँ पे एक और फिल्म डेवलप हो गई है और फिल्म की वजह से जो उसके जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, या यहाँ पर एक रेजिस्टिव फिल्म है वो रेजिस्टिव फिल्म के साथ ही
जो उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लो है, उसकी वजह से एडिशनल एक रेजिस्टेंस एडअप होगी। इस तरह से बहुत सारी जो उसकी जो रीजंस हैं वो फिर फर्दर एवेल्युएट की जा सकती हैं। बट अगेन टू द पॉइंट कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, दिस गिव्स ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगेन दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, दिस इज रेदर फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। और ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम रेंजेस के साथ डिफाइन कर देते हैं, कुछ वेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, और इस तरह से हम जो बेसिकली हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है सर जी। सर इसमें जो सा U और U इंटू ए इन्वॉल्व हो रहा है, ये कंडक्टिव और कन्वेक्टिव दोनों के लिए रेजिस्टेंसेस को एडअप करके हमें देगा। ये बेसिकली अगर दो के साथ और भी कई सारे मोड्स बीच में आ जाएं, अगर रेडिएटिव हीट ट्रांसफर भी बीच में आ जाता है तो उसको भी Yes. ये बेसिकली अकोमोडेट करेगा। तो दैट्स अ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रिगार्डलेस कि उसमें कौन सा मोड इन्वॉल्व है और कौन सा मोड इन्वॉल्व नहीं है। इट टॉक्स अबाउट ऑल द रेजिस्टेंसेस जो कि हीट ट्रांसफर को फेस करनी पड़ सकती है। ओके सर। ठीक सर इसके अलावा सर एक प्रॉब्लम थी 6.12। सर उसके अंदर ना उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो उसने कहा है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है, आपने एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जी जी। तो सर उसने सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ है, इसके अलावा उसने फ्लूइड का टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन सर उसने ना एक जगह वर्ड यूज किया हुआ है स्पेशल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मेजर्ड इन द बाउंड्री लेयर। फिर उसके आगे ना उसने सर उसका फंक्शन बना के दे दिया हुआ है। तो सर उसके अंदर ये है कि जैसे जैसे हम एक्स वो कहता है कि y इज इक्वल टू 0 पे रह के आपने एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो आपने देखना है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का ट्रेंड क्या आ रहा है, आया कि वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहा है। तो सर जी। जब वो ट्रेंड निकला था तो आखिर में ये आ रहा था कि हमारा जो सा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ना वो एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था। तो सर इसकी समझ नहीं आई, आमतौर पे तो हम यही देखते हैं कि हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एक्स डायरेक्शन में y इज इक्वल टू 0 पे डिक्रीज ही करता है जैसे हम मूव करते हैं एक्स उसमें जस्ट डायरेक्शन। एक चीज चेक कर लें, क्योंकि जो बाउंड्री लेयर डेवलप है वेलोसिटी के केस में डिफरेंट होती है, और जो यस थर्मल सर। बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट है उसमें आपको यस सेपरेटली देखना पड़ता है। वेलोसिटी तो हमेशा जो फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जो सरफेस के साथ है फर्स्ट लेयर उसकी वेलोसिटी हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, और जो बल्क फ्लूइड है या सेंटर ऑफ द पाइप है उसमें हम मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर के केसेस में दो 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 डिफरेंट केस हो सकते हैं कि आपके जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वेदर दिस इज लार्जर देन द सरफेस टेम्परेचर और द सरफेस टेम्परेचर इज हायर देन द फ्लूइड टेम्परेचर। तो दोनों केसेस में जो बाउंड्री लेयर की डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है, और जो प्रोफाइल टेम्परेचर प्रोफाइल्स हैं वो दोनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट फिगर आउट कि जो आपका जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है फ्रॉम द लीडिंग एज को इंक्रीज कर रहा है, बट कैन बी अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। बट जस्ट कंसिडर कि ऐसा तो नहीं है कि आपका सरफेस टेम्परेचर बेसिकली वो कम हो और जो हीट ट्रांसफर है वो फ्लो फ्रॉम फ्लूइड टू द सरफेस हो रही हो। जस्ट चेक दैट। सो दिस माइट बी द रीजन फॉर दैट, क्योंकि जनरली हम जब ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम सरफेस टेम्परेचर हायर कंसिडर कर लेते हैं और ये समझते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है वो फ्रॉम सरफेस टू द फ्लूइड हो रही है। बट द ऑपोजिट कैन बी एज वेल, कि आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीम अगर फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, तो वो जो सरफेस होगी वो हॉट होगी और बाहर जो एम्बिएंट एयर है वो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इनफैक्ट जो हीट ट्रांसफर होगी वो फ्रॉम द सरफेस टू द एम्बिएंट एयर होगी तो आउटसाइड में, और जो पाइप के इनसाइड इसका ट्रेंड ऑपोजिट होगा, वो स्टीम टू द सरफेस हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। सो इस तरह की आप जो एयर कंडीशनर है आप दोनों मोड्स एयर कंडीशनर में भी देख सकते हैं कि आपके जो जो इंडोर है, इंडोर में जो हीट ट्रांसफर है दैट इज फ्रॉम द फ्लूइड टू द सरफेस, और जो आउटडोर है उसमें जो हमारे लिए जो जो डोमिनेंट हम जो कंसिडर करना चाह रहे होते हैं वो फ्रॉम द सरफेस टू द एम्बिएंट है। ठीक, सो जस्ट कंसिडर
कि ये डिफरेंस तो नहीं है, उसकी वजह से तो आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज नहीं कर रहा फ्रॉम द लीडिंग एज टू द अदर एंड। सर उसके अंदर उसने ना मैंने बताया कि वो सर वो लोकल टेम्परेचर दे रहा है, वो फंक्शन दे रहा है उसके लिहाज से। इसके अंदर सर जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड हमारा, लेकिन सर उसने एक वर्ड यूज किया है, स्पेशल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मेजर्ड इन द बाउंड्री लेयर इज कोरिलेटेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। सर फिर उसने आगे फंक्शन बनाया, t इज इक्वल टू 20 प्लस 70 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 600 इंटू XY, इस तरह करके फंक्शन बनाया हो। So at this moment I can't answer specifically। अगर आप Yes, sir. प्रॉब्लम वो मुझे शेयर कर दें Yes, उसके sir. इमेज लेके, तो उसको देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या रीजन हो सकती है। ठीक सर। सर वैसे हम यही देखते हैं ना कि हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट x डायरेक्शन में डिक्रीज ही करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट? यस सर। सर वो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है किसी स्पेसिफिक रिजीम की बात कर रहे हैं, या लैमिनार में है या टर्बुलेंट में है? सर लैमिनार में या टर्बुलेंट में सेम ही होगा ना सर, अगर नहीं, हम आप x डायरेक्शन। क्योंकि आप इस तरह से जेनेरिकली नहीं बता सकेंगे। आपको एक सर। तो रिजीम वो स्पेसिफाई जी करनी सर। पड़ेगी कि आप जी विद इन सर, द सेम लैमिनार रिजीम। लैमिनार में देख रहे हैं। हाँ। जी, लैमिनार के अंदर ही रहते हुए आप एट द सरफेस जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो सर ये अगर लीडिंग एज सिर्फ पे हम आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और जी जैसे सर। बेसिकली आप अवे फ्रॉम द लीडिंग एज जाएंगे तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट एट y इक्वल 0 या जस्ट एट जी द सरफेस वो डिक्रीज करता जाएगा। दैट्स ट्रू। ठीक सर। तो सर टर्बुलेंट, अगर सिर्फ टर्बुलेंट रिजीम की तरफ हम देखें तो वहां भी यही फिनोमिना चलेगा ना कि एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट हुआ है उससे फर्दर आगे डिक्रीज करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप लैमिनार से टर्बुलेंट में जंप कर रहे हैं तो एकदम जी से सर। जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज कर जाता है। जी सर ठीक ठीक। है। ओके सर ठीक है। तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसमें जो इंटरनल पाइप के अंदर फ्लो है उसकी कैलकुलेशन है, बट दिस इज अ डिफरेंट केस कि इसमें जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है rather than having a constant heat flux at the surface। अगर सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसके लिए जो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी तो उसके लिए लॉगरिथमिक मीन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो कि हम सेकंड केस हम प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो विद अलोंग द लेंथ वो इंक्रीज करता रहेगा, और आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट। वो ड्राइविंग फोर्स यूनिफॉर्म ना होने की वजह से लॉगरिथमिक मीन के साथ उसको कंपनसेट करना पड़ता है वेरिएशंस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स को, तो उसके लिए लॉगरिथमिक मीन लेना पड़ेगा। आई होप यू कैन डू दैट। देयर इज नथिंग सो डिफिकल्ट इन दैट। एनर्जी बैलेंस करना होगा और एनर्जी बैलेंस करके जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसकी कैलकुलेशन है, और सिर्फ जो डिफरेंट पॉइंट है इसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन में एनर्जी बैलेंस के बाद वो उसमें लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर की कैलकुलेशंस हैं। जो उसके बाद जो इन इंटरनल फ्लो के लिए जो नस्सेल्ट नंबर की कैलकुलेशंस हैं कि वो लैमिनार फ्लो होगा तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे समरी प्रोवाइड की थी एक्सटर्नल फ्लो के लिए, दिस इज द समरी फॉर द इंटरनल फ्लो। But important for the internal flow is if we have the laminar flow, then for case of laminar flow, doesn't matter कि वो यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स है या यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, the Nusselt number remains constant for the fully developed flow। वो वेरी नहीं करता fully developed flow में, लेकिन जब तक फ्लो डेवलप नहीं होता तब तक तो Nusselt नंबर वेरी करता है, उसकी प्रोफाइल बनती है। But once the Nusselt number is developed, flow is developed, it remains always constant, जो कि प्रीवियसली एक स्लाइड में भी शो किया हुआ था। यहाँ पे ये नस्ल नंबर की वैल्यू है, ये कांस्टेंट रहती है। नस्ल नंबर जो डेवलपमेंट है बाउंड्री लेयर की वो यहाँ तक है, यहाँ तक बाउंड्री लेयर डेवलप होती है, लेकिन उसके बाद बाउंड्री लेयर डेवलप हो जाती है, जो फ्लो है वो फुली डेवलप हो जाता है, एंड वी हैव अ कांस्टेंट नस्ल नंबर रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप और द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज।
और उसकी वैल्यू for case of uniform heat flux that is 4.36 and for case of uniform surface temperature it's 3.66. लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए कुछ रिलेशनशिप्स डेवलप किए हुए हैं, दोज आर अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक। आप वो रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं और उसकी रेंजेस हैं कि प्रांटल नंबर की रेंज क्या होगी और रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज क्या होगी विद इन द फुली डेवलप्ड फ्लो फॉर टर्बुलेंट केस। उस पर डिपेंड करते हुए आप नसल नंबर का फार्मूला चूज करेंगे इसमें से। सॉरी सर, मैं लेक्चर स्टार्ट होने लगे, हम नेक्स्ट मैं भी लेक्चर इसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल है जिसमें जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनलेट पे है, सॉरी इनसाइड ऑफ द पाइप है और आउटसाइड ऑफ द पाइप है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट एग्जांपल कि एक पाइप है उसके आउटसाइड पे भी फ्लो हो रहा है और इसके इनसाइड पे भी फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स यू नीड टू हैव a heat transfer coefficient to calculate the convective heat transfer at the outlet of the pipe, and similarly you need a heat transfer coefficient within the pipe to determine the heat transfer rate within the pipe. तो ये दो heat transfer coefficients इसमें इन्वॉल्व होंगे। आई होप यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इसमें नहीं सॉल्व कर पाते, जस्ट पुट इट ऑन द पोस्ट या मुझे ईमेल कर दें, देन वी कैन हैव अनदर सेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So this is all about the convective heat transfer जो हमने डिस्कस करना था। एंड at the end I'll urge कि आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर बाय बर्गमैन है चैप्टर 8 में से जाके उनको सॉल्व करें सो दैट यू गेट मोर फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनल फ्लोज। So this is all from my side for convective heat transfer. सर हेलो जी 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 बोलें। सर इसमें ना 7 चैप्टर में सर हमने